अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर, इवन के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हमारे पास होते हैं ना, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो वाटर लॉगिंग एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशन है। ठीक है ना, वाटर लॉगिंग का जो फिनोमेना है ये बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको जो है वो डिस्कस नॉर्मल डिस्कशन में इसको लेके आया जा सके ताकि इस मसले को हल किया जा सके। तो वाटर लॉगिंग का फिनोमिना जो है वो क्या है? ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर वाटर टेबल जो है वो अर्थ का जो सॉइल का वो राइज कर जाए। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है। द फिनोमिना ऑफ राइजिंग वाटर टेबल इज कॉल्ड एज द वाटर लॉगिंग। फिनोमिना ऑफ राइजिंग वाटर टेबल, वाटर टेबल इज कॉल्ड एज दी वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉग्ड सॉइल, वाटर लॉगिंग से हमारे दरमियान में एक कॉन्सेप्ट आता है वाटर लॉग्ड सॉइल का। तो वाटर लॉग्ड सॉइल कैसी होती है? ऐसी सॉइल जिसकी जो सरफेस की लेयर होती है वो वाटर के साथ सेचुरेट हो जाती है। ऐसी सॉइल जिसकी अपर सरफेस लेयर सेचुरेट हो जाती है। किसके साथ? वाटर के साथ। सरफेस लेयर सेचुरेटेड होती है वाटर से, तो उसको हम कहते हैं कि वो वाटर लॉग्ड सॉइल है हमारे पास। ठीक है ना, तो ऐसे फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो पोर्स पाए जाते हैं ना, जिसके अंदर एयर मौजूद होती है, जिसको प्लांट यूटिलाइज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रूट्स के ज़रिए। तो क्या होता है कि जब वो पानी आ जाता है वहाँ पे, तो सॉइल पोर्स जो होते हैं रूट जोन के अंदर वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं उस पानी के साथ। तो यहाँ पे एयर सर्कुलेशन की जो क्वांटिटी है वो इनसफिशिएंट हो जाती है। यहाँ पे इनसफिशिएंट एयर सर्कुलेशन होती है, एयर सर्कुलेशन होती ही नहीं है प्लांट के अंदर, जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। तो क्या होता है कि जब ये सैचुरेशन हो जानी है तो एयर पोर फील हो जाने हैं। किसके साथ? फील्ड होने हैं वाटर के साथ। और जब एयर पोर जो होते हैं वो फिल हो जाने हैं वाटर के साथ, तो क्या होगा? इनसफिशिएंट एयर सर्कुलेशन होगी वहाँ पे पानी ही नहीं होता। तो वहाँ पे हवा ही नहीं होती। जब हवा नहीं होगी तो आपको पता है कि फिर प्लांट को बहुत ज़्यादा मसले होंगे। दो कंडीशन वो होती हैं, एक हाइपोक्सिया कंडीशन है, एक एनॉक्सिया कंडीशन है। जो हाइपोक्सिया है उसके अंदर तो प्लांट जो है वो विल्ट कर जाता है और जो एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चले जाता है, लेकिन जो एनॉक्सिया है उसके अंदर प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। सबसे पहले क्या है? सीपेज ऑफ द वाटर फ्रॉम कनाल। सबसे जो मेन काज है वाटर लॉगिंग की, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कनाल। तो क्या होता है जब कनाल जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, तो क्या होगा फिर? वहाँ पे कोई भी सीमेंटेशन नहीं है। कनाल की जो साइड्स हैं, जो नहरों के किनारे हैं, वो जो हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं है। वहाँ पे सीमेंटेशन नहीं ठीक से बनी नहीं है, या अगर सीमेंटेशन हुई है तो जो मटीरियल है वो अच्छा नहीं यूज़ हुआ है वहाँ पे, तो फिर पानी वहाँ से बहना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नहर टूट गई, सैलाब आ गया। वो यही कंडीशन होती है कि वो
वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, वो फिर टूट जाते हैं वहाँ से उसके किनारे, और जो होती हैं क्रॉप्स वगैरह वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। ठीक है, ओवर इरिगेशन है सेकंड काज, ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड, फील्ड के स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद आई पहले आता है, तो इसमें मैं हमेशा ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट जो होता है वाटर वो एक्यूमुलेट होता है फील्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा फील्ड में, क्योंकि इरिगेशन बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है फसलों को, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे पानी, क्योंकि ज़मीन को वो पानी चाहिए ही नहीं था इतनी क्वान्टिटी में, जितना उसको चाहिए था सॉइल को उतना उसने अब्जॉर्ब कर लेना था। अब जब एक्स्ट्रा क्वान्टिटी में मिल गया है तो क्या होगा, फिर वाटर लॉगिंग का कंडीशन हो जाएगी, वहाँ पे जो होंगे सॉइल के पोर्स वो बंद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पानी जमा होना वहाँ पे शुरू हो गया है। तो वाटर जो होगा, जब वाटर की अमाउंट एक्सीड कर देती है ना क्रॉप की कैपेसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन को, तो ये क्या होता है वहाँ पे फिर यही फिनोमेना ओवर इरिगेशन का आता है, जो कि एडवर्सली अफेक्ट करता है क्रॉप्स को, एडवर्सली इफेक्ट। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास है इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, तो इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज में क्या है कि इनएडिक्वेट सरफेस, प्रॉपर जो इनएडिक्वेट अगर सरफेस होगी तो प्रॉपर, अब सरफेस जो है वो कहीं से बहुत ऊंची है, कहीं से बहुत नीची है, तो क्या होगी, जो प्रॉपर ड्रेनेज है ना वाटर की वो नहीं होगी, प्रॉपर ड्यू टू द इनएडिक्वेट सरफेस प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर इज़ नॉट पॉसिबल, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज ही नहीं होगी वाटर की। तो वाटर रनिंग रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जब प्रॉपर ड्रेनिंग नहीं होगी तो रनिंग रेट स्लो हो जाएगा, रनिंग रेट वाटर का क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। जब रनिंग रेट स्लो हो जाएगा तो वाटर परकुलेट करना शुरू हो जाएगा, सॉइल में से परकुलेट करना शुरू हो जाएगा, तो वाटर की क्वांटिटी फीड हो जाएगी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से। तो वाटर की क्वांटिटी किससे इंक्रीज हो जाएगी, सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से, जो फिर एडवर्सली इफेक्ट करेगा क्रॉप को। ये मैं दोबारा फिर आपको बता देती हूँ कि ड्यू टू इनएडिक्वेट सरफेस proper drainage of the water is not possible, and also its running rate is very slow. Due to slow running rate, water start percolating in the soil, so water quantity exceed from the soil water holding capacity. When water quantity exceed from the soil water holding capacity, it adversely affect the crop. ओके, तो 4 पॉइंट है हमारे पास, इनकरेक्ट और डिफेक्टिव मेथड ऑफ द इरिगेशन। इनकरेक्ट और डिफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज of the irrigation methods, you are not using a proper way of irrigation, so water logging also caused lack of proper canal, sub canals, pipes, furrows due to poor irrigation system led to water logging। मतलब कि आप ना कनाल ठीक है बनी हुई, ना जो सब कनाल उस कनाल में से छोटी छोटी नदियाँ से निकलती हैं या नाले से निकलते हैं वो नहीं ठीक बने हुए, आपको ये नहीं पता कि पाइप किस तरह लगाने हैं, वहाँ पे फ्यूरोज किस तरह बनानी है, तो पुअर इरिगेशन सिस्टम है ये सारा। इसकी वजह से भी क्या होगा, पानी जो होगा वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे वाटर लॉगिंग का फिनोमेना हो जाएगा, वाटर लॉगिंग अकर।
ठीक है। तो काज है अब हमारे पास यहाँ पे obstruction of the natural drainage, obstruction of natural ड्रेनेज। क्लियर। तो obstruction of natural drainage के अंदर क्या है हमारे पास, anything artificial in way of flowing water such as railway lines, roads, bridges, it will slow down the water drainage rate and ultimately water start percolating in that place। कोई भी चीज़ है जिस तरह के कोई रेलवे लाइन बना दी गई है फसलों के दरमियान में, या फिर रोड ब्रिजेस बना दी गई हैं, ऐसी ज़मीन जो क्या थी वो फर्टाइल थी, वहाँ पे इन्होंने बना दिए हैं रेलवे लाइंस बना दी हैं, रोड्स बना दिए हैं, ब्रिजेस बना दिए हैं। तो क्या होगा फिर फ़र्क पड़ेगा, ज़मीन के ऊपर से पानी की जो तय है वो नहीं गुजर सकेगी, इवनली नहीं गुजर सकेगी, अनइवनली गुजरेगी। तो फिर किसी जगह पे पानी जमा हो जाएगा, किसी जगह से पानी ड्रेन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगी। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, इन्हीं का ख्याल अगर रखा जाए ना, तो हम अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े मसलों को ओवरकम कर सकते हैं। जब इन छोटी छोटी चीज़ों का नहीं ख्याल रखा जाएगा तो फिर आगे जाके बड़े बड़े मसले पैदा होते हैं। वाटर लॉगिंग से क्या हो रहा है, जब वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो सारे ही मर गए हैं। अगर वहाँ पे वो ब्रिज बनाया ही ना जाता, वहाँ पे वो जो है वो रेलवे लाइन ना बनाई जाती, तो क्या होता, इतने बड़े नुकसान से बच जाते। अब क्या हुआ, अब सारी फसलें मर गई, सारे पौधे मर गए, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो जिसने उस लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाया हुआ था, उस सब से क्या होगा, उससे हाथ धोना पड़ गया। अब सिक्स्थ है नेचुरल कॉज, क्या है, एक्सेस रेन। तो एक्सेस रेन भी टेम्पोरेरी वाटर लॉगिंग की वजह बन सकती है। एक्सेस रेन इज द कॉज ऑफ द टेम्पोरेरी वाटर लॉगिंग। और क्योंकि वहाँ पे अगर गुड ड्रेनेज नहीं पाया जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूड जो है वो वाटर लॉगिंग की तरफ चला जाएगा। अगर एक्सेस रेन के बाद वहाँ पे गुड ड्रेनेज नहीं, अच्छा ड्रेनेज वाली जो ज़मीन है वो नहीं होगी, वो तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूस वाटर टेम्पोरेरी तो यही है ना, जब बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो क्या होता है कि जो लोग गाँव में रहते हैं उनको तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा, क्योंकि शहरों में ये है कि बहुत कम ही ऐसे एरियाज़ नज़र आते हैं। तो गांव में जो लोग रहते हैं कि पानी सारा घरों के बाहर अगर जमा हो रहा है, कोई वहाँ पे जो है वो अनइवन प्लेस है, कोई जगह है ऐसी, कोई गड्ढा सा बना हुआ है इसके अंदर पानी आ रहता है, वो ज़रा ये है कि वो फिसलन वाली जब जगह हो रहती है, जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, जगह में फिसलन हो जाती है, ठीक है ना। तो वो तो होते हैं टेम्पोरेरी वाटर लॉगिंग। धूप निकलेगी, मौसम ठीक होगा, दोबारा मिट्टी जो होगी वो खुश्क हो रहेगी। लेकिन अगर ड्रेनेज वहाँ पे अच्छी नहीं है, गुड ड्रेनेज नहीं है, तो कंटिन्यूस फिर वाटर लॉगिंग की तरफ भी ये कंडीशन जा सकती है। तो कंटिन्यूस वाटर लॉगिंग के अंदर यही होगा, फिर वो पानी जो है वो ज़मीन की तहों में बैठना शुरू हो जाएगा, नीचे जो पोर स्पेसिस हैं उनको बंद कर देगा। जब पोर स्पेसिस को बंद कर देगा तो क्या होगा कि वो जो प्लांट्स हैं वहाँ पे वो अगर तो प्लांट्स होगा तो वो विल्ट कर जाएगा, अगर कंडीशन जो होगी वो सीवियर हो जाएगी तो प्लांट वहाँ पे मर जाएगा, ठीक है। तो रेनिंग सीजन के अंदर ना जो अपर सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली सैचुरेटेड होती है, और हैवी रेनफॉल के बाद क्या होते हैं कि फ्लड जो होते हैं ना वो आते हैं और पूरी सरफेस की सॉइल की सरफेस के ऊपर वो फैल जाते हैं, और इन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो ये वाटर होता है ना ये सॉइल के अंदर परकुलेट कर जाता है, और वाटर टेबल जो सॉइल का है वो राइज कर जाता है, जो कि अल्टीमेटली क्या होती है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो पुअर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है। पुअर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।
तो पुअर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि शॉर्टेज होती है डैम्स की, शॉर्टेज ऑफ डैम्स की जो शॉर्टेज होती है, तो स्टोर नहीं कर सकते वाटर्स को। तो ये वाटर जो होता है अगर स्टोर कर लिया जाता तो इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर लेते, ठीक है। या फिर अगर इरिगेशन जो है वो प्रॉपर होती उस लैंड की, तो वो जो वहाँ पे क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करती। तो वाटर की डेफिशिएंसी को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं उसको, इसीलिए कि बिल्ड करें डैम्स, जितने हो सके उतने डैम्स बिल्ड करें। एक तो डैम को बिल्ड करने से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं और इस कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि वो एक्स्ट्रा पानी हमें नुकसान दे। तो काजेज़ के बाद हम बात करते हैं कि इनका अफेक्ट क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो वाटर लॉगिंग की होती हैं इनका नेक्स्ट अफेक्ट क्या होता है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग, प्रॉब्लम्स को अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं जी वाटर लॉगिंग से। प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग, वन बाय वन इन प्रॉब्लम्स को अब हम स्टडी करेंगे कौन कौन से मसले हो रहे हैं। अफेक्ट इनका है माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अफेक्ट ऑन माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। अफेक्ट होता है तो ये क्या करते हैं, क्यों होता है अफेक्ट माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के ऊपर। एनारोबिक कंडीशन जो होता है वो सॉइल के अंदर वाटर जनरेट कर देता है। इस एनारोबिक कंडीशन की वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, सॉइल में। उसके बाद है न्यूट्रिएंट रिडक्शन, न्यूट्रिएंट रिड्यूस्ड हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिडक्शन, ठीक है जी। हम देखते हैं अभी यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिडक्शन किस तरह होती है। तो न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी होती है सॉइल के अंदर ये भी बड़ी रिड्यूस्ड हो जाती है। ऑब्वियसली वो अपने साथ जो पानी होगा वो न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या होगी, वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। किस तरह, लीचिंग लॉस से, लीचिंग लॉस के फिनोमिने से जो पानी है वो उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा न्यूट्रिएंट्स को, जिसकी वजह से जो होगी वो इसकी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी सॉइल के अंदर वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज, पीएच सॉइल की इंक्रीज़ कर जाती है। इंक्रीज पीएच, सॉइल की पीएच इंक्रीज कर जाती है कोस्टल और ड्राई एरियाज में। ऐसे एरियाज जो ड्राई हैं या फिर कोस्टल एरियाज, उसके अंदर क्या होता है कि जो सॉइल की पीएच है वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और उसके बाद सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो है ना उसकी तरफ ले जाते हैं। सैलिनिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। इसके बाद हम सैलिनिटी और अल्कलिनिटी का ही टॉपिक पढ़ेंगे, अल्कलिनिटी, ठीक है। तो अफेक्ट ऑन वीड ग्रोथ, वीड ग्रोथ, तो जो पोल्यूट सॉइल होती है ना वाटर के साथ, तो वो क्या करती है, वो एक्सेसिव वीड ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है। वीड ग्रोथ क्या होगी, एक्सेसिव हो जाएगी ऐसी सॉइल के अंदर, बहुत ज़्यादा वीड जो होंगे वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। और अब एरेशन के अंदर एब्सेंस हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ दी इरेशन। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी,
तो अब माइक्रोब्स को तो अफेक्ट हो ही रहा है, प्लांट्स को भी ऑब्वियसली अफेक्ट होगा, क्योंकि प्लांट्स ने रेस्पिरेशन करनी होती है, प्लांट्स विल्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ प्लांट्स जब ये कंडीशन बहुत सीवियर हो जाएगी तो प्लांट क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है डिफ़िकल्टी होती है कल्टीवेशन की, यहाँ पे ई आना था यहाँ पे, अच्छा एफ यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग। डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन, ओब्वियसली कल्टीवेशन के अंदर डिफ़िकल्टी होगी। ऐसी सॉइल जिसके अंदर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ होगा तो उसके अंदर कल्टीवेशन किस तरह होगी, ठीक है ना। तो कल्टीवेशन ऑपरेशन के अंदर जो होगी वो डिफ़िकल्टी होगी। नॉर्मल जो कल्टीवेशन होती है ना, जिस तरह के प्लफिंग होती है, वो इजीली कैरिड आउट होती है वेट सॉइल के अंदर, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जिसके अंदर फ्री वाटर भी पाया जा रहा है सॉइल में, तो जब सरफेस की लैंड से वाटर टेबल राइज भी कर गया है तो कल्टीवेशन ऑपरेशन यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ऐसी लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन ऑपरेशन पानी की ज़्यादा होने की वजह से जो होता है वो फेल हो जाता है कल्टीवेशन ऑपरेशन, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास स्वैम्पी लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर वीड भी जो होते हैं, उसके अलावा हम अगर वीड की ग्रोथ की हमने बात की थी कि वाटर वीड जो हैं वो भी निकल आते हैं। वाइल्ड एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो भी एडवर्सली इफेक्ट करते हैं क्रॉप्स को। उसके बाद सैलिनिटी भी की भी हमने बात की कि साल्ट का लेवल बहुत इंक्रीज कर जाता है वाटर लॉगिंग के बाद। फिर जो सॉइल का एक्सेस वाटर जो होता है ना सॉइल के अंदर पाया जाना, उसके अंदर क्या होता है, जो सॉइल का टेम्परेचर जो होता है ना वो भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है। सॉइल का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज थे ना सॉइल के अंदर पाए जाते थे, जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते थे, उनकी जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है, और जिसकी वजह से जब उनकी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी उन बैक्टीरियाज की तो क्रॉप के अंदर रिडक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने अब इफेक्ट्स भी पढ़नी है वाटर लॉगिंग के, उनकी प्रॉब्लम्स भी है, कुछ प्रिवेंशन है जो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिएगा उसको। प्रिवेंशन उसकी यही है कि एफिशिएंट सरफेस ड्रेनेज दी जाए, ठीक है, रिड्यूस किया जाए परकुलेशन फ्रॉम कनाल बाय प्रॉपर सीमेंटेशन ऑफ देम, रिस्ट्रिक्ट अनवांटेड इरिगेशन। अच्छा, प्रिवेंशन क्या है प्रिवेंशन में? अच्छा, तो फिर उसके अलावा है कि ऐसे ट्रीज़ को प्लांट किया जाए ऐसी एरिया में जिस तरह के हमें पता है कि जो सफ़ेदा है वो क्या है, वो पानी, उसकी रूट्स पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे ऐसे ट्रीज़ लगाए जाएँ। राइस और बारसीम, फिर उसके बाद शुगर कैन वगैरह जैसी फसलें जो हैं वो वाटर लॉग्ड सॉइल के अंदर ग्रो करवाई जाएँ, ठीक है ना। तो जो ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये है कि ऐसे प्लांट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं उनको ग्रो किया जाए वाटर लॉग्ड सॉइल के अंदर, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएं, ठीक है ना, ताकि हम इस कंडीशन को ओवरकम कर सकें वाटर लॉगिंग की। तो आई होप सो कि आपको वाटर लॉगिंग की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी दूसरी प्लेलिस्ट जो है इकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है इसको आप विजिट भी करें और देखें। जो टॉपिक्स नहीं मैंने पढ़ाए हुए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाऊँ मैं। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अल्लाह हाफिज़।